हेलो एवरीवन। इस क्लास में हम 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट पढ़ेंगे। वीडियो की नोट्स फाइंड करने के लिए और वीडियो की प्रैक्टिस करने के लिए विजिट करें वेबसाइट www.studentclassesprayagraj.com। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। 1781 का संशोधन अधिनियम, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की खामियों को ठीक करने के लिए ब्रिटिश संसद ने अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 पारित किया, जिसे बंदोबस्त कानून यानी एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इस कानून की निम्नलिखित विशेषताएं थी। तो जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, 1773 का एक्ट जो आया था, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, तो उसमें कुछ खामियां थी। उस खामियों को दूर करने के लिए फिर एक्ट आया 1781 का अमेंडिंग एक्ट। अब इसमें क्या क्या फीचर्स थे ये देखते हैं। किस तरीके से ये 1773 रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करता है वो भी हम देखेंगे। तो इस कानून ने गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी अथवा मुक्त कर दिया, उनके ऐसे कृत्यों के लिए जो उन्हें पद धारण के अधिकार से किए थे। यानी गवर्नर जनरल और जो काउंसिल है, अब वो अपने इस पद के कारण जो भी काम करेंगे तो उस काम के लिए वो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर होंगे। सर्वोच्च न्यायालय उनके कामों को जज नहीं कर सकता है। उसी प्रकार कंपनी के सेवकों को भी उनके कार्य करने के दौरान की गई कार्यवाहियों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। तो कंपनी के जो वर्कर्स थे वो भी अब काम करने के लिए स्वतंत्र हैं। सर्वोच्च न्यायालय उनके भी काम को जज नहीं कर सकता। उनके भी जो काम होंगे, वर्क्स होंगे, वो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर होंगे। तो एक तरीके से फ्रीडम दिए जा रहे हैं यहाँ पर कंपनी को, गवर्नर जनरल को, कि वो अपने काम को फ्रीली कर सके। दूसरी चीज, इस कानून में राजस्व संबंधी मामलों तथा राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को, इसको भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। तो राजस्व संबंधी जितने भी मामले थे उसको सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। तो जो सर्वोच्च न्यायालय 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के बाद बना था, तो उसके क्या पावर्स होंगे वो इस एक्ट में लिमिट किए जा रहे हैं। तीसरा, इस कानून द्वारा कलकत्ता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया। तो यहाँ पर कलकत्ता के जो निवासी होंगे, ये बताया जा रहा है कि वो सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। सर्वोच्च न्यायालय उनके जितने भी मामले हैं उनको देख सकता है। इसमें यह व्यवस्था बनाई गई, न्यायालय हिंदुओं के निजी कानूनों के हिसाब से हिंदुओं को तथा मुसलमानों के निजी कानूनों के हिसाब से मुसलमानों के वाद्य मामले तय करे। तो यहाँ पर जो हिंदुओं के मामले हैं और जो मुसलमानों के मामले हैं, वो उनके जो कानून हैं, जो हिंदुओं के निजी कानून है और मुसलमानों के निजी कानून है, उनको भी देखते हुए सुप्रीम कोर्ट जो न्यायालय है, इन सारे कानूनों को देखते हुए वाद या मामले डिसाइड करे। तो इस कानून द्वारा यह व्यवस्था भी की गई कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर हो, ना कि सर्वोच्च न्यायालय में। तो एक ये भी पॉइंट किया गया है कि जो प्रांतीय न्यायालय हैं, उनके जो डिसीजंस हैं उनके खिलाफ अगर कोई अपील करनी है तो वो सुप्रीम कोर्ट में आप नहीं करेंगे, वो आप कहाँ करेंगे, गवर्नर जनरल इन काउंसिल में करेंगे। तो यहाँ पे एक तरीके से सारी चीज़ें लिमिट की जा रही, सुप्रीम कोर्ट वर्सेस गवर्नर जनरल। तो सुप्रीम कोर्ट के क्या पावर्स होंगे, गवर्नर जनरल के क्या पावर्स होंगे। सुप्रीम कोर्ट जो है वो गवर्नर जनरल के वर्क्स को जज नहीं कर सकता, कंपनी के वर्कर्स के वर्क्स को जज नहीं कर सकता है। तो एक तरीके से पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है यहाँ पर। इस कानून में गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालय एवं काउंसिलों के लिए नियम विनियम बनाने के लिए अधिकृत किया। यहाँ पर जो गवर्नर जनरल है वो प्रांतीय न्यायालय और काउंसिल के लिए जो रूल्स हैं उनको बनाने के लिए अधिकृत है। तो ये था 1781 का अमेंडिंग एक्ट। इसमें हमने कुछ बातें पढ़ी, किस तरीके से 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो था उसमें कुछ खामियां थी, उसको दूर करने के लिए ये एक्ट आया, और इसमें क्या फीचर्स थे, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के पावर्स डिसाइड किए गए, किस तरीके से गवर्नर जनरल के पावर डिसाइड किए गए।
सुप्रीम कोर्ट के क्या क्षेत्राधिकार होंगे, ये भी हमने देखा। और सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार क्या नहीं होंगे, ये भी हमने देखा। और हमने ये देखा कि कोर्ट्स जो होगा ये भी देखेगा कि हिंदुओं के मामले में हिंदुओं के जो निजी कानून हैं, और जो मुसलमानों के मामले हैं उनमें मुसलमानों के निजी कानून, उसको भी देखकर मामले तय करें। तो इस तरीके के हमने बहुत सारे पॉइंट्स देखे जो कि 1781 के एक्ट के अंतर्गत आए थे। तो इस टॉपिक के अंतर्गत यही था, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर ये टॉपिक आता है तो इन्हीं सब 4-5 पॉइंट से ही क्वेश्चंस आएंगे आपके। तो इन 4-5 पॉइंट्स को समझने के लिए आप पहली बात तो 1773 अमेंडिंग एक्ट को भी देखें, क्योंकि तभी आप कनेक्ट कर पाएंगे कि किस तरीके से 1781 का अमेंडिंग एक्ट 1773 के एक्ट के बाद एक कंटिन्यूएशन में था। तो सारे एक्ट्स को एक कंटिन्यूएशन में देखना है, तभी कनेक्ट कर पाएंगे, तभी आप इस सब्जेक्ट को, इन एक्ट्स को अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। अब इसके बाद अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको और भी वीडियोस मिलते रहें। और आप अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन के थ्रू 29 रुपीज़ पर मंथ सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर वन टाइम पेमेंट करना चाहते हैं तो यूपीआई SCPN@UPI SCPN@Kotak इसमें कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन, पेड कोर्सेज जो चल रहे हैं हमारे ज्वाइन बटन पे, जहाँ पर हम 6000+ क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम के करा रहे हैं, इसको आप जरूर एक बार ट्राई करके देखिए, क्योंकि 6000+ क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ही चोजन क्वेश्चन हैं, वो बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन हैं, जो कि आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी में बहुत ही मदद करने वाले हैं। सो यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। विल मीट नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय।